जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं हूं आपके बीच आर्मी एग्जाम की नई मॉडल पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम लोग इंडियन आर्मी का न्यू मॉडल पेपर का क्लास करेंगे। आर्मी परीक्षा के लिए बेस्ट पेपर आपका ये रहने वाला है। बिल्कुल आर्मी के एग्जाम के पैटर्न पर बनाया हुआ पेपर है। 50 सवाल में से आज आपको टेस्ट लगाना है, कितने बना पाओगे। आज आप सबको आपकी आज बारी है, आपको अपनी तैयारी दिखानी है, ठीक है। सभी क्लास के अंदर जरूर बने रहें। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी फ्रेंड्स टेस्ट लगा पाए और भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, अप्रिशिएट करिए हमें भी, ताकि आपके लिए और मेहनत करने की इच्छा जाहिर हो। और उसके साथ साथ जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उससे पहले देखो, अभी जब एग्जाम पोस्टपोन हुए तो मैं भी समझता हूं कि आप सब काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड हो और मुझे मैसेजेस भी आते रहते हैं आप सबकी, मैं कमेंट्स भी देखता हूं। पर देखिए, डीमोटिवेट होने से कुछ होना नहीं है, नुकसान आपका ही है। क्योंकि आपने इतनी बार तो एग्जाम में भी मान रहे हो बहुत टाइम पोस्टपोन हुई, आपने इतनी बार सहा भी है इस चीज को। लेकिन यदि अभी हार मान जाओगे, यदि अभी जो 1-2 महीने का कष्ट है आने वाला वो यदि नहीं कवर करोगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी, फिर आगे नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कोई नहीं, जो भी है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 2 महीना ही रहेगा, फिर तो कष्ट होना ही नहीं है। तो बस इसे आखिरी समझ के पढ़ाई कंटिन्यू करिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं छोड़िए आप सिर्फ डिमोटिवेट होने से नुकसान आपका ही होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिमोटिवेट ना हो, एवरीडे क्लास लीजिए। एवरीडे देखो, हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हमें भी तो डिमोटिवेशन होती है कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, हम भी क्या पढ़ाएंगे, कितने पढ़ाते रहेंगे, एग्जाम हो नहीं रही है। पर क्या करोगे, पढ़ानी है और आपको पढ़नी भी है, तो इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई आपके लिए ही करवाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? विच मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड जिंदा पीर? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? निम्न में से कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसे कि जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो देखो, जिंदा पीर जो है ना, बोला जाता था औरंगजेब को। ये बहुत ही खतरनाक था, ये क्रूरता के नाम से, क्रूरता के रूप में ये जाना जाता था, औरंगजेब, ठीक है। जिंदा पीर जो है इसको बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन मिला हुआ है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? वेयर इज द बड़ा इमाम बाड़ा लोकेटेड? आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद? जो बड़ा इमाम बाड़ा है वह कहाँ स्थित है आपका? आगरा में है, लखनऊ में है, पटना में है या इलाहाबाद में है? तो देखिए, जो बड़ा इमाम बाड़ा है वह स्थित है आपका लखनऊ में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, ये आपको मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार, तबला, सरोद या वीणा? कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि सबसे प्राचीन है? चलिए आंसर कीजिए सब कोई। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको रात 9 बजे तक दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे सभी जुड़ जाए, नीचे जो है उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो आज 1 बजे की क्लास हुई है एंड जो शाम 7 बजे की क्लास है, इन दोनों क्लासेस की पीडीएफ आपको मैं रात 9 बजे तक दे दूंगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो देखो आपका वीणा है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, वीणा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, ये मिला हुआ है आपको। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? हु कैन ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट या फिर आपकी राष्ट्रपति? कौन जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं? इंडियन आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड रहा है आपका पॉलिटी सेक्शन से। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो जो मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश है वो देखो दे सकते हैं राष्ट्रपति जी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स included the Indian Constitution are inspired by whose constitution? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? जो आपका भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वह किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये है देखो आपका आयरलैंड के संविधान से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, आयरलैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है आपका यहाँ पे देखो कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन देन टू whom विल ही गिव हिज रेजिग्नेशन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत के प्रधानमंत्री? यदि भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? तो देखिए ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, आप सबने मेरे साथ प्रीवियस ईयर में इसको बहुत बार बनाया है। तो यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो जो त्याग पत्र है वह देंगे देखो
उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। लगभग सही, सभी का सही क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? कहाँ पे है आपका ये? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है या चेन्नई में है? जो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा गया है। चलिए सबको आंसर बताइएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है ये देखो आपका स्थित है मुंबई में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे आपका अगला सवाल आपको मिला हुआ है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? ये क्वेश्चन देखिए इंडियन आर्मी में बहुत ही बार रिपीट हुआ है। क्या है? आणविक है, तापीय है, जल विद्युत है या सौर है? जो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो निम्न में से क्या है? किस ऊर्जा के स्रोत के तहत भारत में मुख्य स्रोत है वो? तो वह है देखो आपका तापीय ऊर्जा। याद रखिएगा, थर्मल पावर, ये जो है ना तापीय ऊर्जा, ये भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और ताप किससे उत्पन्न होता है? तो कोयला के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट सवाल जो कि है आपका यहाँ पे ये आपको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। व्हाट इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम? शेर, हाथी, चीता या कंगारू? जो मेक इन इंडिया अभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, बहुत सालों पहले हो गई, कम से कम 4-5 साल, तो पहले जब लॉन्च हुई थी मेक इन इंडिया कार्यक्रम, तो उस टाइम जो है आपकी मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? अभी जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम उसका लोगो क्या है? तो देखो उसका जो लोगो है वह है शेर। आप सबने देखा होगा, शेर जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम का लोगो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे ये आपको मिला हुआ है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा है। ठीक है, अब देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, वीनस होगा। ठीक है, जो वीनस है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब इसमें देखिए कुछ कुछ क्या बोलेंगे, कोई ऐसा बोलेंगे कि बुध होगा इसका राइट आंसर, कि बुध सबसे नजदीक है सूर्य के तो बुध गर्म होना चाहिए था। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो शुक्र पर जो गैस पाई जाती है और उसका जो परिक्रमण कक्षा है उस वजह से जो है शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे ये आपको मिला हुआ है, नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में? जो नियाग्रा प्रपात है वह कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है वह किस देश में स्थित है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है ये आपका स्थित है देखो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया होगा सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि है आपका यहाँ पे, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया या पश्चिम अफ्रीका? जो आपका गोबी मरुस्थल है वह किस देश में स्थित है? किस देश में जो आपका गोबी मरुस्थल स्थित है? तो जो गोबी मरुस्थल है ये देखो आपका स्थित है मंगोलिया में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मंगोलिया। ठीक है, थोड़ा बहुत चीन में भी आता है लेकिन ज्यादातर भाग इसका मंगोलिया देश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका यहाँ पे कि विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? भारत है, श्रीलंका है, चीन है या ब्राजील है? कौन सा ऐसा देश है विश्व में जहां पर चाय की सबसे अधिक खेती होती है? तो चाय का सबसे अधिक पैदावार देखो, चाय का जो सबसे अधिक खेती है वह होता है आपका कहां पे? तो वह होता है आपका चाइना में, चीन में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, चाइना, चीन। जिनका भी आंसर सी को जा रहा है वो सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, भारत का वह राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दैट स्टेट ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से होकर आपका कर्क रेखा गुजरता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड? किस राज्य से जो है होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है? तो ये देखो जो राज्य है यहाँ पे वो है आपका झारखंड। जी हाँ, झारखंड राज्य से जो है होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है इन चारों राज्यों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका यहाँ पे ये आपको दिया गया है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट टचेज द बॉर्डर ऑफ मोस्ट स्टेट्स? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा गया है, बताइएगा सब कोई। किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा के साथ जुड़ती है?
तो वो जो भारतीय राज्य है वह राज्य है देखो आपका यूपी उत्तर प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो आपका जीके जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। जीके के जो 15 क्वेश्चन थे, जो आपका सामान्य ज्ञान का 15 सवाल था, वो हो चुका है। अब जो है यहाँ से आपका जीएस जनरल साइंस से स्टार्ट होगा, सामान्य विज्ञान, और इसके भी जो हम लोग 15 सवाल करेंगे। क्या दिया हुआ देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म, ठीक है, ये यहाँ प्रिज्म होना चाहिए था। ठीक है, जब प्रिज्म, ये प्रिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है when the light passes through the prism है यहाँ पे। ठीक है, मिरर प्रिज्म होना चाहिए था। the color gets distracted the mostest, लाल, बैगनी, पीला या आसमानी। जब देखो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण, कौन सा वर्ण जो है, कौन सा रंग जो है सबसे ज्यादा विचलित होता है? तो वह रंग है आपका, आप सब जानते हैं, बैगनी। ठीक है, जो बैगनी रंग है इसका विचलन जो है सबसे अधिक होता है जब वर्ण से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। इज देयर अ क्योर फॉर मायोपिया? उत्तर लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, सिलेंडरी लेंस द्वारा या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष की रोग की मुक्ति जो है किस लेंस के द्वारा होती है? तो वह लेंस है देखो आपका अवतल लेंस। जी हाँ, अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष की मुक्ति होती है, इसका उपचार जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका यहाँ पे आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर? शून्य, निम्न, असीमित या फिर उच्च। जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य होती है, निम्न होती है, असीमित होती है या फिर सबसे अधिक होती है? तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वह देखो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे आपका अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां होती है? वेयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट इज लोएस्ट? दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर या फिर सभी जगह समान होती है। किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है वो सबसे कम कहां होती है? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है ना वह सबसे कम होती है देखो आपका मध्य में, इन द मिडिल। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, मध्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, ये दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्स किरण, प्रकाश, प्रसरण तरंगे या फिर जो है उष्मीय विकिरण। निम्न में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इनमें से जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वह है देखो पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का मतलब होता है वो तरंगे जिन्हें सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, वो पराश्रव्य तरंगे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो कि है आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? What is फेदोमीटर यूज्ड टू मेजर? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या फिर ध्वनि तीव्रता। जो फेदोमीटर है, फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? फेदोमीटर से जो है क्या मापते हैं? तो देखिए जो फेदोमीटर है उससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है, ओशियन डेप्थ को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका यहाँ पे, बारूद होता है हैव एमओ, तत्व है बारूद या यौगिक है या मिश्रण है या फिर तरल है? जो बारूद है वो क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो बारूद है यह एक प्रकार का मिश्रण है। हवा और बारूद ये सबसे ज्यादा पूछे जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक तो हमेशा इंडियन आर्मी हवा को लेकर पूछती है या फिर जो है आपका बारूद को लेकर पूछती है। अभी हवा लगातार 3 साल से आया है, हवा भी क्या है? तो हवा भी एक मिश्रण है, मैंने आपको ये भी करवा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या फिर थॉमसन। जो परमाणुवीय नाभिक है वह किसके द्वारा खोजा गया था? एटॉमिक न्यूक्लियस जो है किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक को देखो खोजा गया था आपका रदरफोर्ड के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो कि है आपका यहाँ पे, ये आपको मिला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, देखते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को जो है क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अवकरण कहते हैं। ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है
कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। ठीक है, बताना है कि जो क्षारीय घोल है उसका पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन, 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या फिर 7। जो आपका पीएच, जो आपका क्षारीय विलयन होता है, जो क्षारीय घोल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो देखिए क्षारीय विलयन, क्षारीय घोल का जो पीएच मान है वह 7 से अधिक होता है। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 7 से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो कि है आपका, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्यूल वैल्यू, निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसका अधिकतम मान, जिसका ईंधन मान जो है अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का या फिर गैसोलीन का। तो देखिए जिसका यहाँ पे ईंधन मान सबसे अधिक होता है वह है आपका हाइड्रोजन। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है इसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि नीला थोथा है, इट इज ब्लू वेट्रोल, ब्लू वेट्रोल बोला जाता है। कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है या फिर सोडियम सल्फेट है। बताना है कि नीला थोथा जो है उसको एक और किस नाम से जानते हैं, नीला थोथा किसका उपनाम है। तो देखिए नीला थोथा जो है इसको कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट हो गया सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है आपका यहाँ पे ये मिला हुआ है, धातुओं का राजा क्या है। हु इज द किंग ऑफ मेटल, सोना, चांदी, लोहा या एल्यूमिनियम। धातुओं का राजा जो है किसे कहा जाता है, धातुओं के राजा के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए धातुओं का राजा जो है ये बोला जाता है सोना को। क्या होगा राइट आंसर, तो सोना। ठीक है, ये यहाँ पे सोना, गोल्ड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा गोल्ड को कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड इज किंग ऑफ मेटल्स, मतलब कि सोना जो है धातुओं का राजा है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर द कर्डिंग ऑफ मिल्क, माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस या फिर लैक्टोबैलेसिस या फिर खमीर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण जो है क्या होता है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वह है देखो आपका लैक्टोबैलेसिस। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी लैक्टोबैलेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल करेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, वंशागति की इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो वंशागति होती है, जो आपकी इनहेरिटेंस होती है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है। तो देखिए वंशागति की जो इकाई है उसको जीन बोला जाता है। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी जीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहां से देखो आपकी जो है जीके जीएस दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जीके के भी जो है 15 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं और जो आपका जीएस जनरल साइंस का भी 15 क्वेश्चंस हो चुका है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग मैथ के 15 क्वेश्चंस को यहां से कवर करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, इसको जब हम लोग सोल्व कर लेंगे क्या चीज मिला हुआ है, तो पहले इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। क्या चीज मिला हुआ है देखो आपको यहाँ पे, तो आपको जो है यहाँ पे दिया गया है देखो कि एक संख्या क्या है आपका, एक संख्या के दोगुने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, वह संख्या कौन सी है। 3 times the number obtained by adding 9 to twice a number is 75. What is that number? वह नंबर जो है कौन सी है। क्या बोला देखो कि एक संख्या, तो हमने क्या करना है, उस संख्या को मान लेना है एक संख्या के दोगुने में, मतलब ये संख्या का दोगुना में क्या कर रहा है, 9 जोड़ रहा है। एक संख्या के दोगुने में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का 3 गुना, मतलब इनका कितना हो गया, तो प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है। ठीक है, कितना है, तो 75 है, हो गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं, 3 को इधर भेज दो। ठीक है, 2x + 9 इक्वल टू में हो गया देखो आपका यहाँ पे 75/3 आएगा कितना, तो आ गया देखो 25। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 2x = 25 - 9, 2x = आ गया आपका कितना। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, अब यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना है 25। ठीक है, 25 फिर आपका हो गया यहाँ पे माइनस में 9, जल्दी से आंसर करो क्या आएगा आंसर, तो 25 - 9 जब करोगे तो हो जाएगा आपका 16। x = हो गया क्या, तो 16/2 कट कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 8। आ गया सभी का, मतलब कि ऑप्शन सी सभी का सही किया होगा ना, किसी ने भी जो है मिस्टेक नहीं की होगी। वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या है 8। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका देखो कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च रुपए 1960 हो तो उसकी मासिक आय क्या है। A person saves 17% of his monthly income if his family expenditure is rupees 19,960.
देन व्हाट इज द मंथली इनकम, आपको बताना है कि उसका मासिक आय कितना है। ठीक है, चलिए जो चीज दिया गया है पहले उसको यहाँ पे लिखेंगे। बचत कितना का कर रहा है देखो, वो तो बचत कर ले रहा है आपका, आराम से बनाते चलूंगा ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो, सभी को समझ में आए, किसी को भी देखना कोई भी परेशानी हो बनाने में। बचत हो गया 17% का। ठीक है, अब वो खर्च कितना कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो खर्च दिया हुआ है, खर्च वो कितना परसेंट कर रहा है, तो मानो उसका 100% का टोटल इनकम है। ठीक है, उसमें से वो 17% बचा ले रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च कर रहा है वो 83%। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे, मासिक आय क्या है, तो हमने क्या करना है, आय को माना x। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, आपको हमने आय को मान लिया x। अब बोला है कि मासिक खर्च ₹9960 है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो x का 83% वो खर्च कर रहा है मासिक आय का, और वो कितना हो गया, तो वो हो गया आपका देखो 9960। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, तो अब हो गया x गुना में 83/100 इक्वल टू में आ गया क्या, तो 9960। अब क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू करोगे तो ये हो जाएगा 1960 एंड आपकी यहाँ पे हो गई, ऊपर में चला जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा देखो आपका 83। क्लियर हो गया। देखो जब 83 से 996 को कट करोगे ना, तो ये जो है आपका यहाँ पे 12 बार में कट होगा और एक जीरो ये लगा हुआ है, तो ये हो गया 120। ठीक है, मतलब कि 120 गुना 100 आपको कर देना है, आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 120 गुना 100 किया तो कितना आ गया, तो आ गया आपका देखो 12,000। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन ए। उसका मासिक आय कितना है, तो उसका मासिक आय है 12,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें जबकि क्रय मूल्य ₹225 तथा लाभ 20% है। चलिए विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है देखो यहाँ पे, जब क्रय मूल्य है आपका 225 और लाभ कितना है, तो लाभ है आपका 20%। तो निकालना क्या है, तो निकालना है हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले से देखो उसका क्या है 100% था, उसमें से उसको जो है 120% का बेनिफिट हो रहा है, मतलब कि 120/100 और गुना में आपका जो क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य कितना था, तो वो था आपका 225। यहां तक सभी का क्लियर होगा, किसी को भी जो है यहाँ पे डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको कट कर देते हैं। देखो 0 से 0, 2 से जो है ये कितनी बार में, तो 2 से जो है 5 बार में। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया देखो जो है यहाँ पे 6 टर्म में। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ 5 से कट कर दो तो कितना आ रहा है, 5 का 20 और फिर कितना आ गया, तो 5 पचे 25। 45 गुना 6 करोगे तो कितना आएगा, तो आपका हो गया देखो 6 पचे, यहाँ पे कितना आना है 30 आना है, 6 चौका 24 और 3 कितना हो गया, तो हो गया आपका 27। मतलब कि ₹270 जो है उसको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ये इतने में जो है वो बेच रहा है। हो गया सभी का, किसी को भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा, लगभग सभी का जो है आंसर सही आया होगा और मेरे अनुसार इतना ही आया होगा। ठीक है, चलिए तो हो गया सभी का। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि 0.05 तथा 0.45 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला, इसका मध्यानुपाती निकालना है। अब देखो मध्यानुपाती इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो मध्यानुपाती इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a इंटू बी। ठीक है, तो ये a है, ये आपका b है, तो कर दीजिए, सिंपल सा तो है। अंडर रूट में a कितना है, तो a है देखो आपका 0.05 इंटू में b कितना है, तो वो है आपका 0.45। यहां से हटाओगे तो नीचे लग जाएगा 100, यहां से भी हटाओगे तो नीचे लग जाएगा आपका 100। हो गया सभी का। चलिए अब क्या आया, तो 5 गुना 45 तो कितना हो गया, तो हो गया आपका यहाँ पे देखो 5 पचे 25, 5 चौका होता है 20 और 2 22, मतलब कि 225 बटा में आ गया आपका देखो 1 2 3 4, 4 जीरो जो है ना, सही है। चलिए रूट में ही रहेगा। अब क्या हो गया, तो देखिए रूट में जो आपका 225 जो है ना, ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर और बटा में ये जो है आपका यहाँ पे देखो 4 जीरोस है। ठीक है, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल कर देता हूं, तो 2 15 के लिए 1 15 बाहर आएगा रूट से। ठीक है, और 200 के लिए 100 बाहर आएगा रूट से, तो टोटल अब आंसर कितना आएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, नीचे 2 जीरो है मतलब ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव में क्या हो गया यहाँ पे 15। ठीक है, 0.15 ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 0.15 ऑप्शन डी सही का आ गया होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये है देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, ए 9 दिन में कर रहा है, तो ए का क्या करिए ना, 1 दिन का कार्य पहले निकालिए, तो ए का 1 दिन का कार्य हो गया देखो 1/9। ठीक है, अब क्या है बी अकेला, तो बी का भी 1 दिन का कार्य निकाल लो, यहाँ पे बी का 1 दिन का कार्य पहले निकाल लो। ठीक है, तो देखो कितना है उसका, तो 1/9। ए से जो है वो ए का मानो 1/9 है, ए से जो उसका 50% कार्य क्षमता अधिक है, तो पहले से मानो वो 100% था, अभी कितना हो गया, तो अभी 150% हो चुका है, मतलब कि 150
बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो ये 5 से 3 बार में, 5 से देखो 2 बार में, 3 से जो है ये कट गया 3 बार में, मतलब ये कितना आ रहा है, तो आ रहा है आपका 1/6। अब बी का कुल कार्य निकालना है, ठीक है, बी का कुल कार्य, तो कुल कार्य जो जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका मतलब कि 6 दिन में जो है वो उस कार्य को पूरा कर देगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सभी का आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका, एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 35 मीटर लंबी है। एक लड़का इसके चारों ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपका ये मीटर में है और ये यहाँ पे आपका सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड में आंसर देना है, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको पहले बदल दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। 9 से देखो ये 2 बार में कट गया और ये अभी मीटर पर सेकंड है, आगे कितना गया, तो आगे आपका देखो 5/2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आपका चाल क्लियर हो गया। अब क्या बोला कि एक वर्गाकार मैदान है, उसकी 35 मीटर भुजा है, ठीक है, 35 मीटर लंबी है और एक लड़का इसका 4 चक्कर मार रहा है, मतलब कि कुल दूरी उसने कितनी कवर कर ली, पहले कुल दूरी निकाल लो। कुल दूरी उसने देखो कितनी कवर कर ली, तो 35 मीटर लंबा है, ठीक है, उसने 4 चक्कर लगा लिया, तो 35 गुना 4 कर दीजिए, कितना आ गया, 4 × 5 = 20, 4 × 12 और 2 14, मतलब कि वो जो है 140 मीटर का चक्कर मार लिया उसने। अब क्या बोला आपसे, समय, कितना समय लगेगा, समय निकालना है, तो समय इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, समय इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका देखो दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है, तो दूरी है आपका देखो ये 140 और बटा में चाल कितना है, तो चाल है आपका 5/2। जब इसको पूरा रूप से कट करोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब कि 140 और गुना में हो गया यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे हो गया 5। 5 से इसको कट करेगा तो कितने मीटर में कट होगा, तो देखिए 5 से कट होगा आपका यहाँ पे 5 दूनी 10 और 8 × 5 = 40। अब क्या आ गया, तो 28 गुना 2 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 28 दूनी कितना होगा, तो ये होगा आपका 56 सेकंड, ठीक है। 56 सेकंड में जो है वो जो है एक चक्कर लगाने में 56 सेकंड का समय ले रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है आपका देखो कि क्वेश्चन है आपका, एक नाविक धारा के दिशा में 10 किलोमीटर जाता है तथा धारा के विरुद्ध दिशा में 25 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग बताना है, ठीक है, आपको यहाँ पे धारा का वेग निकालना है। तो देखो क्या कर रहा है, पहले धारा की दिशा में नाव का वेग पता करो, ठीक है। तो धारा की दिशा में वेग, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, धारा की दिशा में वेग पहले निकालेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, इसको 1 से डिकोड करते हैं। अब देखो वेग बराबर चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। तो दूरी कितना जा रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में देखो जा रहा है 25 किलोमीटर, ठीक है, 25। समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है 5 घंटा, तो दूरी बटा समय 25/5 करोगे तो कितना आ गया, तो ये आ गया 5। ये देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है चला धारा की दिशा में। अब है यहाँ पे आपका धारा की विरुद्ध दिशा में, ठीक है, धारा की विरुद्ध दिशा में, इसको जो डिकोड करते हैं y से। तो धारा की विरुद्ध दिशा में कितना चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 दूरी बटा में क्या होता है आपका चाल होता है, तो दूरी बटा समय हो गया, समय कितना है, तो वो है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 5 घंटा तो कट गया, अब कितना है, तो आ गया देखो आपका ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपका x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब क्या बोला, धारा का वेग, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा आपको बताना है टोटल मिला के धारा का वेग। धारा का वेग इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका, आप सबको पता है 1/2 इंटू में x माइनस वाई। अब क्या हो गया देखो 1/2 इंटू में x कितना है, तो 5, 5 - 2 तो हो गया कितना, 3, ठीक है। अब इधर सोल्व कर दे रहा हूं यहाँ पे देखो, तो अब क्या हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू में हो गया आपका 3, कट करोगे तो आएगा देखो आपका 1.5, कट करोगे तो आएगा 1.5, मतलब राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला सवाल जो कि है यहाँ पे आपका देखो, ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिली हुई है। यह है आपका कि 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। पहले यहाँ पे क्या कीजिए ना, कुल दूरी निकाल लीजिए, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम लोग, कुल दूरी निकाल लेंगे। 490 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, उसको पार करना है 210 मीटर लंबा गुफा, तो ये क्या हो गया 490 प्लस में आ गया 210, टोटल करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया आपका देखो यहाँ पे 700 मीटर, ठीक है, 700 मीटर लंबा हो गया। अब देखो ये जो टाइम है ये आपको दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में और चाल दिया हुआ है, अब आपको निकालना किसमें, तो मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज कर दो, चेंज करने के लिए फिर से वही क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, 9 से देखो 2 बार में, 9 से देखो 7 बार में, तो मतलब कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 35/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने देर में पार कर लेगी आपको बताना है समय। समय इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो समय इक्वल टू फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है, तो दूरी है देखो आपका 700
बटा में चाल कितना हो गया, तो चाल हो गया देखो आपका 35 बटा में 2, 35/35/2। अब कितना आ गया, तो ये आ गया 700 गुना में 2 बाई में आ गया आपका 35। 35 से कट करोगे देखो ये 20 बार में कट हो जाएगा, मतलब कि 20 गुना 2 कितना आ गया, तो आपका आ रहा है देखो 40 में 40 सेकंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन ए हो गया होगा सभी का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये है आपका देखो कि रुपए 1250 क्या दिया हुआ है, देखो रुपए 1250 पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या है आपका कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 एट 5% एनम फॉर 2219 डेज। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या मिला है, पी मिला हुआ है, कितना मूलधन है, तो मूलधन आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट 1250। आगे आपको आर मिला हुआ है, आर कितना है, तो ये है आपका 5%। आगे आपको टी मिला हुआ है समय, तो समय देखो है आपका दिन में 219 दिन, और ब्याज जो है चल रहा है वार्षिक, तो इसको वर्ष में बदलो, तो कितना से भाग देंगे 365 से, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसको कट करोगे तो आपका देखो आएगा 3/5। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, एसआई निकालना है। एसआई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पी इंटू आर इंटू टी, बाई में हो गया 100, पी कितना है, तो ये हो गया आपका 1250 गुना में आर है 5, ये हो गया 3 बटा में हो गया यहाँ पे देखो 100 गुना में 5। ये देखो जीरो से जीरो से जो है यहाँ पे जीरो कट हो गया। ठीक है, फिर ये देखो आपका 5 से 5 कट हो गया। नेक्स्ट आपका ये देखो 5 से यहाँ पे 2 बार में कट हो जाएगा, और फिर जो है ये 5 से 25 बार में। ठीक है, 25 बार में कट हो गया, तो 25 कितना आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे देख 25 दिया, ये देखो 25 दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 75, 75 बटा में 2। 75 बटा 2 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा देखो 37.5, मतलब कि ये जो है उस पर साधारण ब्याज प्राप्त होगा 37.5, ऑप्शन ए। ठीक है, हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है देखो आपका 37.5 होगा, आंसर ध्यान में रखिएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण का लंबाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या बोला, आयताकार पार्क की लंबाई इतनी है और इतनी है, और वर्ग विकर्ण की लंबाई निकालनी है आपको। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो पार्क का क्षेत्रफल मतलब आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले क्या करो, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका देखो L इंटू बी, मतलब क्या हो गया, तो मतलब हो गया आपका 12 गुना में 5, तो टोटल कितना आ गया, तो टोटल आ गया देखो आपका ये 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बेसिक सा फॉर्मूला होता है क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल और जो आयत का क्षेत्रफल है बराबर है, पहले ही बोल दिया है देखो, क्षेत्रफल जो है पार्क के क्षेत्रफल के बराबर, और पार्क क्या है, तो आयताकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर में आ गया आपका क्या, तो आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, जब वर्ग दिया जाए तो जब विकर्ण दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, डी मतलब विकर्ण होता है, और आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 60 है। अब क्या आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपका देखो डी स्क्वायर इक्वल टू में 2 उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, और आपका हो जाएगा 120। ठीक है, अब d इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आ गया देखो आपका अंडर रूट में 120। यहां तक तो सबको क्लियर है ना। अब देखो अंडर रूट में 120 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, या कुछ अलग भी होगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, कुछ वैसा है नहीं। ये क्वेश्चन जो है अभी मैं आपका कर रहा हूं होमवर्क, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको तोड़ लेना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ोगे तो तोड़कर सिंपल सा आपको मेरे को आंसर बताना है कि होमवर्क में क्या होगा राइट आंसर। इन चारों में से या फिर कुछ अलग भी आपको लगता है तो आपको कमेंट करके बता सकते हो। मैंने पूरा सोल्व कर दिया, केवल मैंने आपको लास्ट आंसर बताने के लिए बोला है, तो सबको इसका आंसर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे अगला सवाल आपको मिला हुआ है। यह है आपका कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखो घन का विकर्ण आपको कितना मिला है, तो घन का विकर्ण आपको मिला हुआ है 6√3 हो गया। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 गुना भुजा अंडर रूट 3 है, इक्वल टू में हो गया आपका 6√3। ए इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा 6√3 बटा में आ जाएगा आपका √3। √3 से देखो √3 कट जाएगा तो ए इक्वल टू कितना हो गया, ए आ गया आपका 6। अब क्या बोला है, इसका आयतन। ठीक है, मतलब किसका, तो घन का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब कि 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, तो 6 × 36, 36 गुना 6 करोगे तो आपका आंसर होता है देखो 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया सभी का। चलिए आगे होगा सभी का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सब, अगला सवाल देखेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे ये आपको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि एक बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है यदि बेलन का आयतन 25 इंटीजर 1/7 घन सेंटीमीटर हो तो बेलन की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्या आपको मिला हुआ है यहाँ पे, पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। बेलन का आयतन मिला है। बेलन का आयतन कितना मिला है, तो 25.1/7। इसको तोड़िए और इसको अच्छे से लिखिए। ठीक है, ये दिया गया ना 25.1/7 है, इसको अच्छे से लिखो। यहाँ पे क्या आएगा देखो, तो ये जब इसको करोगे तो 25 गुना 7 मतलब कि 7 पचे कितना होता है 35 और 7 दूनी 14 175 और एक हो गया आपका देखो ये 176। ठीक है, 176/7 ये आपके यहाँ हो गया 176/7। क्लियर है। अब क्या बोला देखो, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में आपका क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 176/7। एक और चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं पाई आर क्यू लिख सकता हूँ। पाई आर क्यू इक्वल टू भी लिख सकता हूँ 176/7। अब बोलोगे कि आपने आर क्यू कैसे किया, वहां पे तो एच था। तो एक चीज याद रखें, जो आयतन होता है आयतन में एच इक्वल टू आर भी डिकोड किया जाता है, तो इसलिए मैंने कर दिया है पाई आर क्यू इक्वल टू इतना। ठीक है, क्योंकि हमें त्रिज्या ही बतानी, हमें ऊंचाई ये सब बतानी नहीं है। अब क्या हो गया यहाँ पे देखो, तो अब हो गया आपका आर क्यू इक्वल टू में आ गया 176 गुना में पाई का वैल्यू इधर आ जाएगा, मतलब कि ये हो गया देखो 7/22। ठीक है, अब 7/22 क्यों होगा, क्योंकि उधर 22/7 था। देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना था, तो 22/7 ही था ना, 22/7 गुना में। अब ये उधर भेज दिया है मैंने केवल। अब इसको यहाँ पे सिंपली क्या करना है हमें, तो कट कर लेना है। तो अब देखो यहाँ पे 176/7 तो पहले से ही था, अब ये इधर आया तो 7 से 7 कट गए, 22 से जो ये है देखो आपका 8 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, 8 टर्म में कट हो गया। अब क्या आ गया देखो आपका, तो अब हो गया आर क्यू इक्वल टू 8। अब आर इक्वल टू में आएगा √8 और अब क्या हो गया, तो आ गया 2, मतलब कि आंसर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सभी का सही गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे आपका नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 व्हेन अ डिवाइस इज थ्रोन, 1/7, 1/8, 1/9 या 1/6। जब भी एक पासा को फेंकेंगे तो उसके फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, वो होता है NE/NS। ठीक है, तो NS मतलब कुल नंबर्स होते हैं जो टोटल सम। तो एक पासा में कुल कितनी प्रायिकता बन सकती है, NS कितने हो सकते हैं, तो एक प्रायिकता में जो देखो कुल NS 6 हो सकते हैं। ठीक है, कुल 6 हो सकते हैं क्योंकि 1 से लेकर 6 तक कुल टोटल सम हो सकते हैं 6। अब बात है एनी कितना होगा, आने की संभावना कितनी है, तो देखो 5 तो केवल एक ही बार आएगा, 5 जो है वो केवल एक ही बार में आएगा एक पासे में, और टोटल है 6, मतलब कि 1/6 जो इसका राइट आंसर होगा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी सभी का सही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सब, जो कि आपका यहाँ पे है, ये दिया हुआ है श्रेणी 0, 2, 8, 18 ... 50 में लुप्त पद क्या होगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, 0 है, ठीक है, फिर 2, 8, 18 और यहाँ पे ... करके अगले वाले में है 50। इसको क्या किया है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका कर दिया गया है 2 × 0 का स्क्वायर। ये जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर। ये जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 2 का स्क्वायर। ये जो है यहाँ पे है आपका 2 × 3 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल सी बातें हो जाएगी 2 × 4 का स्क्वायर, और ये जो 50 है ये किया गया है 2 × 5 का स्क्वायर। करके देख लो, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 गुना 2 50, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 गुना 2 18। सही है ना। तो अब क्या है यहाँ पे आपका 2 गुना 4 का स्क्वायर, मतलब कि 2 गुना में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 दूनी कितना होता है, तो 32 होता है। आंसर क्या आ गया, तो ऑप्शन सी सभी का सही क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, और अब जो हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैथ का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको मिला हुआ है यहाँ पे a रेशियो b इक्वल टू 3/4, b रेशियो c इक्वल टू 5/7 तथा c रेशियो d इक्वल टू है आपका 8/9। तो आपको यहाँ पे जो a रेशियो d निकालनी है। ठीक है, क्या हो गया देखो, a/b इंटू हो जाएगा आपका b/c और इंटू हो जाएगा c/d, और अब जो आपका निकल जाएगा a/b मतलब a कितना है, तो यह है 3/4, b/c कितना है, तो यह है आपका 5/7 और c/d कितना है, तो यह है आपका 8/9 हो गया। देखिए c से c कट जाएगा, b से मानिए b कट जाएगा। अब क्या है यहाँ पे देखो, तो ये तो किसी से भी कोई भी कट होने वाला वैसा आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, 3 से जो है यहाँ पे मानो कि आपका 4 से देखो ये 2 बार में, 4 से 2 बार में, 3 से जो है ये 3 बार में। ठीक है, तो 5 गुना 2 7 गुना 3, ये a/d। ठीक है, a/d इक्वल टू क्या आया, तो ये आया आपका 5 × 2 इंटू में आ गया आपका 7 × 3, मतलब कि 10/21। ठीक है, तो अब क्या आ गया, तो अब आ गया आपका 10/21। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैथ कंप्लीट हो चुका है, अब जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे अब आपके। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो कि
क्या है आपका यहाँ पे 3 4 6 9 आगे का वोट कैसे किया गया, देखिए 3 4 6 9, यहाँ बताना है क्या होगा, कैसे हुआ देखो, 3 में 1 जोड़ा तो आया 4, 4 में 2 जोड़ा तो आया 6, 6 में 3 जोड़ा तो आया 9, 9 में क्या कर देगा तो 4 जोड़ देगा, कितना आ जाएगा 13, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जिस प्रकार बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है उसी प्रकार पार्श्वनाथ किससे संबंधित है। जिस प्रकार बुद्ध रिलेटेड है बुद्धिज्म से, उसी प्रकार पार्श्वनाथ किससे संबंधित है, हिंदू से, ईसाई से, जैन से या बौद्ध से। तो देखिए जिस प्रकार बुद्ध गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार जो पार्श्वनाथ है यह संबंधित है देखो जैन धर्म से। ये 23वें तीर्थंकर थे, क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या है आपका कि RAHUL, इसको क्या किया है इसने, तो इसने देखो सबसे पहले लिखा है HUL और फिर लिखा है AR, क्या किया देखिए पहले यहां से यहां उठाया HUL लिख दिया, ठीक है, और नेक्स्ट में इधर लाया और लिख दिया AR आगे बढ़ाकर। वही हम लोग भी करेंगे, क्या करेंगे देखो MONTI, तो सबसे पहले इधर से लिखेंगे, ठीक है, तो हो गया NTI, अब इधर से लिखेंगे मतलब कि OM, ये होगा इसका राइट आंसर NTIOM, ये हो गया, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन बी। क्लियर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो क्या बताना है, भिन्न की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द डिफरेंट, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, चंद्रमा, क्या होगा, देखिए क्या है, भास्कर जो है सूर्य जी का पर्यायवाची नाम है सूर्य का, दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची नाम है, और जो दिनकर है भी सूर्य का पर्यायवाची नाम है, लेकिन चंद्रमा ये तो अलग हो गया ना, डिफरेंस कौन है, तो वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ये दिया हुआ है कि जिस प्रकार 6 संबंधित है 216 से, उसी प्रकार 8 जो है किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी को जो है यहाँ पे आंसर बताना है, ठीक है। चलिए सबको बताइएगा, देखिए जिस प्रकार 6 216 संबंधित है तो ये कुछ नहीं किया है, 6 का क्यूब है, उसी प्रकार यहाँ पे 8 का क्यूब निकाल लीजिए तो वो क्या होता है, तो वो होता है 512, मतलब कि ऑप्शन बी हो गया सभी का। तो चलिए इसी के साथ जो है आपके आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबको को बताना है कि आज की 50 क्वेश्चन में से आप सबने कितना स्कोर किया, 50 में से आप सभी ने कितने बनाए, सबको जरूर बता दीजिएगा। तो आज मैंने आपको टारगेट दिया था 40 प्लस का, 40 प्लस किया या नहीं सबको जरूर बता देना। और जो आज का होमवर्क था, एक क्वेश्चन मैंने आपको केवल लास्ट आंसर बताने को बोला था मैथ में, उसका भी आंसर सबको जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब सीधे कल दोपहर 1 बजे जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी की जीके जीएससी क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट।